नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? इसका आंसर कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। इसकी सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है कि दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी तो आपको देना होगा कि हड़प्पा संस्कृति की खोज। और ऐसा भी आ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपको क्या करना है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, इस तरह से आपको लिखना है। एंड आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। आप सीधा सा इसका आंसर दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा की संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इतना याद रखिएगा तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जो 2 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। क्या है? यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग, इसका जो क्षेत्रफल है वो देखिए फ्रेंड्स, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये था 2 नंबर का प्रश्न। चलिए हम लोग आगे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है वो है, अवतल चक्कियों का उपयोग था। यानी अवतल चक्की का उपयोग क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता में जो मिला है वो अवतल चक्की, तो इन अवतल चक्की का क्या उपयोग किया जाता था? चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, आंसर है, विद्वानों का अनुमान है, यानी कि विद्वानों ने यह पता लगाया है कि, यानी विद्वानों का अनुमान है कि इनकी सहायता से अनाज पीसा जाता था। क्या किया जाता था? अवतल चक्की से अनाज पीसा जाता था। सालन या तड़ी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए भी विशेष प्रकार की अवतल चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि अनाज पीसा जाता था, मसाला, जड़ी बूटी और जो ये तरी बनाने के लिए अवतल चक्की का उपयोग किया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, यानी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर का जो प्रश्न है वो है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं? ये स्नानागार क्या होता है? यानी कि जो स्नान करने यानी कि नहाने की जगह को स्नानागार कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक, जो सभी के लिए उपलब्ध हो, यानी कि सार्वजनिक स्नानागार। तो इसका आंसर कुछ देखिए फ्रेंड्स, यह यह सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो नामक शहर में पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है यहाँ पर कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर टिक मारना होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव में भरना होगा वो होगा मोहनजोदड़ो को भरना होगा। चलिए, पाया गया है, यह एक विशाल स्नानागार है, यानी कि नहाने की जगह है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और जो इसका चौड़ाई है वो है 7.01 और गहराई 2.43 मीटर है।
2.43 मीटर है। इसके साथ सीढ़ियाँ, कपड़े बदलने के कमरे और कुएं भी बना हुआ है। जो स्नानागार है वहाँ पर सीढ़ी और कपड़े बदलने के जो जगह है, सीढ़ी जो और कुआं भी बना हुआ है। गंदे पानी के निकास के लिए गहरी और चौड़ी नालियाँ भी है। यह धार्मिक अवसरों पर प्रयोग किया जाता होगा। यानी कि जो स्नानागार है उसका जो उपयोग ज़्यादातर किया जाता होगा वो धार्मिक अवसर हो तो बहुत सारे लोग आते होंगे और वहाँ पर स्नान करते होंगे। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा के संधानों में कौन कौन सी वस्तुएं मिली है और क्यों? हड़प्पा का संधान यानी कि जो मुर्दे को जो जलाया जाता है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, यही पूछ रहा है। तो क्या है आगे आंसर? हड़प्पा के संधानों में दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे हो गए बर्तन, मटके, आभूषण, तांबे के दर्पण आदि मिले हैं। यानी कि संधान में क्या मिले हैं? बर्तन, मटके, आभूषण, तांबे के दर्पण आदि मिले हैं। इसके पीछे संभवतः ऐसी मान्यता थी कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के संधानों से आभूषण मिले हैं। यानी कि यह परंपरा थी एक, यानी कि कोई भी ये लोग जो समझते होंगे कि यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो भी मृत्यु के बाद भी जो बर्तन, मटके, आभूषण, तांबे का ये मरणोपरांत भी प्रयोग करते होंगे। इसलिए यानी कि ये लोग मानते थे, जो जीवित थे वो लोग ये समझते होंगे कि ये मर जाने के बाद भी इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए सावधानों के साथ ये सभी डाल दिए जाते थे। यानी उनके साथ ये गाड़ दिए जाते थे, उनके सावधान के साथ इसको भी रखा जाता था। तो ये था 5 नंबर का प्रश्न। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का ये प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पन लिपि की 2 विशेषताएं बताइए। चलिए ये इसका आंसर है। जो पहला पॉइंट में आपको 2 विशेषताएं है, तो पहला विशेषता है, यद्यपि हड़प्पन लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्या? हड़प्पन लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, तथापि यह निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमालीय के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। चलिए अगला पॉइंट है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक संकुचित है। तो ये था 6 नंबर का प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर का ये प्रश्न पूछने के चांस है, हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर पूरी इसकी लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा। क्या है? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा। तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर का जो प्रश्न पूछ रहा है वो है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके आंसर देखते हैं। प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है, यानी कि प्राप्त जो कुछ वहाँ पर देखा गया है उससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि यहाँ के कई स्थलों से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। मुहरे और वृषभ या बैल का अंकन रहना तथा बैलों की कई मृत मूर्तियों का मिलना, खेत जोतने और बैलगाड़ी के लिए वृषभ का प्रयोग किए जाने का संभवतः साक्ष्य है। चेलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली जो अभी हरियाणा में है,
में मिट्टी निर्मित हल के अवशेष मिलना यह आधिकारिक जानकारी बनाता है कि खेतों की जुताई हल से होती थी। कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थों में जड़े फंसाए गए पत्थर के फलक धार या धातु फलक से पता चलता है कि उन्हें कृषि उपकरणों का ज्ञान था। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग किया जाता था। अफगानिस्तान के सोतुई घाटी में नहरों के अवशेष मिले हैं। तो ये फ्रेंड्स था 8 नंबर का प्रश्न और उसका उत्तर। हम लोग 9 नंबर की ओर चलेंगे। 9 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो चलिए आंसर है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा और ये पॉइंट आपको इतना तो लगभग याद हो गया। देखिए कैसे है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इतना याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले बर्तन चाक पर बने हुए होते थे। क्या पर बने हुए थे? चाक पर बने हुए होते थे। यह बात अपने में स्पष्ट करती है कि यह संस्कृति पूर्णतः विकसित थी। चलिए आगे पॉइंट है, रूप और आकार की दृष्टि से इन बर्तनों की विविधता आश्चर्यजनक है। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घरे तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी आदि हड़प्पा के बर्तनों की 2 मुख्य विशेषताएं है। इन बर्तनों पर अनेक प्रकार के वृक्षों, त्रिभुजों, वृत्तों और बेलों आदि का प्रयोग करके अनेक प्रकार के नमूने बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये था 9 नंबर का प्रश्न जिसका आंसर कुछ इस प्रकार था। चलिए आगे और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप पढ़े हैं तो आप अवश्य ही एग्जाम को सीरियस ले रहे हैं। चलिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई विवेचना करें। यानी हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ या सभ्यता का समाप्ति कैसे हुई, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता के समाप्त को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अभी तक ज्ञात कुछ कारण इस प्रकार है। चलिए, पहला जो कारण है वो है, सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई और जल स्तर घटने लगा, वर्षा भी कम होने लगी, अतः कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय कर पाना असंभव हो गया होगा। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर वर्षा की कमी हो गई, कृषि और पशुपालन, यानी अगर जल स्तर घटेगा तो वर्षा कम हुआ था और कृषि पशुपालन इत्यादि इनका जो मेन व्यवसाय था कृषि वो खत्म हुआ, तो इनका भी सर्वनाश या समाप्त हो गया होगा, ऐसा एक मान्यता है। चलिए दूसरी मान्यता है, विद्वानों के अनुसार समसीमांत उपयोगिता हास्य नियम के अनुसार अतिभोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्षीण होने लगी और उस पर क्षेत्र बढ़ने लगा। सिंधु घाटी के पतन का यह भी एक प्रमुख कारण रहा होगा। तो यह था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आने से बस्तियाँ समाप्त हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप से भी इसका समाप्ति हुआ था। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई और पानी जमा हो जाने के कारण भारी मात्रा में विस्थापन हुआ। तो इसका ये चौथा कारण था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ओके फ्रेंड्स।